हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ। बेटा आज मैं ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर द एयर अराउंड अस। तो हमारे पास जो हमारे आसपास जो हवाएं हैं, एयर हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है। सबसे पहले हम लोग उस स्टोरी को समझेंगे। समर्थ समर्थ कहता है, सी साक्षी, आई caught a butterfly in an inverted glass। समर्थ साक्षी से कहता है, साक्षी देखो, मैंने एक उल्टे ग्लास में एक बटरफ्लाई को पकड़ लिया है। साक्षी कहती है, ओह दैट्स रियली बैड, लेट हर गो। ये तो बहुत बुरा है, इसे जाने दो। समर्थ, ओके। साक्षी कहती है, थैंक गॉड, और इल्स यू वुड हैव किल्ड हर। तुम तो इसे मार ही डालते। समर्थ कहता है, रियली, बट हाउ, लेकिन कैसे? साक्षी कहती है, बिकॉज वेन यू कैच एनी इंसेक्ट इट एन इन्वर्टेड ग्लास, द इंसेक्ट इज नॉट एबल टू ब्रीथ एंड इट डाई। साक्षी कहती है, अगर तुम किसी इंसेक्ट को, किसी भी कीड़े मकोड़े को अगर इन्वर्टेड ग्लास में, उल्टे ग्लास में पकड़ लोगे तो ब्रीथ नहीं कर पाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा और वो मर जाएगा। समर्थ कहता है, यू मीन इट सर्वाइव ओनली टिल देयर इज ऑक्सीजन इन द ग्लास। समर्थ कहता है, साक्षी तुम्हारा मतलब ये है कि केवल ऑक्सीजन जब होगी ग्लास में तभी वो सर्वाइव करेगा, तभी वो जिंदा रहेगा। साक्षी कहती है, यस, नेवर डू इट अगेन, ऐसा दोबारा मत करना। ठीक है, क्या कहती है कि दोबारा ऐसा मत करना। नो लिविंग बीइंग कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। कोई भी लिविंग्स, कोई भी जीवित प्राणी बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकता। स्टोरी कंप्लीट हुई बेटा हमारी। अब शुरू होता है आपका टॉपिक। पहले हम समझेंगे एटमॉस्फेयर है क्या। The earth is surrounded by a thin blanket of air called the atmosphere। यानी कि हमारा अर्थ चारों तरफ से हवाओं से घिरा हुआ है, एक कंबल की तरह घिरा हुआ है, एक ब्लैंकेट की तरह। इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट प्रोवाइड अस विथ द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। एटमॉस्फेयर हमें, ये जो एयर है वो हमें ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए हवा प्रोवाइड। एटमॉस्फेयर हमें जो है क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं उससे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। और ये जो गैसें हैं वो हमें सन की हार्मफुल रेज से, मतलब ये जो नुकसानदायक किरणें निकलती हैं सन की रेज, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट हो गई, इनसे हमको प्रोटेक्ट करता है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ कीप द एटमॉस्फेयर इंटैक्ट। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एटमॉस्फेयर अर्थ के आसपास बना रहता है। अब आइए समझते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो बेटा आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा, वो डिफरेंट गैसों से मिलकर बना है। उसके आसपास जो गैसें हैं एटमॉस्फेयर में, जो ब्लैंकेट के रूप में हैं, वो कई गैसों से मिलकर बनी हुई हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में? 78% नाइट्रोजन। उसके बाद सेकेंड नंबर पे 21% ऑक्सीजन, रिमेनिंग 1% और भी बाकी गैसें होती हैं। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर देखिए, द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मेनी गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर। तो हमारा एटमॉस्फेयर कई तरह की गैसों से मिलकर बना है, उसमें डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर भी है। The major gas found in the atmosphere are carbon dioxide, nitrogen, oxygen, hydrogen, helium and etc. All these gases are present in variable quantities। तो ये सभी गैसें जो हैं वो कुछ ज़्यादा हैं, कुछ कम हैं। तो वेरिएबल है, मतलब फिक्स नहीं है। क्वांटिटी सबकी जो है डिफरेंट है वहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इट मेक्स 78% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर।
तो एटमॉस्फेयर में जितनी गैसें हैं उनमें 78% केवल नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन कंपाउंड बाय लाइटनिंग। तो प्रकाश के द्वारा, लाइटनिंग के द्वारा नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो और भी कई कंपाउंड में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे नाइट्रोजन कई कंपाउंड में चेंज हो जाता है और नाइट्रोजन प्लांट को ग्रोथ करने में, उसका विकास करने में उसकी हेल्प करता है। विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। तो नाइट्रोजन जब सॉइल में फिक्स हो जाता है, मतलब इसे नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स होने की वजह से प्लांट जो है नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहाँ से ग्रहण कर लेते हैं। प्लांट कन्वर्ट इनटू प्रोटीन। तो जो नाइट्रोजन है प्लांट उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको प्रोटीन में चेंज कर देते हैं। नाइट्रोजन से प्रोटीन में चेंज हो गया वो। द प्रोटीन गेट ट्रांसफर्ड टू द एनिमल व्हेन दे ईट प्लांट। उसके बाद जब कोई एनिमल इस प्लांट को खाता है तो वही प्रोटीन एनिमल के अंदर चला जाता है, मतलब एनिमल उसे ग्रहण कर लेता है। नाइट्रोजन फिर रिटर्न करता है, रिटर्न टू द एनवायरनमेंट व्हेन द डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट ऑन द एनिमल वेस्ट एंड डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद फिर कोई डेड बॉडीज़ रहती है एनिमल चाहे प्लांट की, जब वो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो जो बैक्टीरिया हैं फिर से उसे मिट्टी मिला देते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में। सबसे पहले आप फोटोसिंथेसिस देख लीजिए। बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इसी के हेल्प से कोई प्लांट अपना भोजन बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वो सन रेज की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये सब अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन मेक अप 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज़ इनहेल्ड बाई लिविंग थिंग्स। इनहेल्ड का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना, एक्सहेल का मतलब होता है बाहर निकालना। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि लिविंग बींग्स द्वारा, मतलब जीवित प्रजातियों द्वारा उसको ब्रीथ करने में यूज होता है। एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स टू लिव, ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर बर्निंग फ्यूल्स। तो एनिमल हो चाहे कोई भी इंसान हो, सभी ऑक्सीजन के हेल्प से ही जीवित हैं। और ऑक्सीजन जो है किसी भी फ्यूल को, किसी भी ईंधन को जलने में सहायक होता है। जैसे आग जलेगी तभी जब ऑक्सीजन होगा वहाँ पे। प्रैक्टिकल के थ्रू पे आप देख सकते हैं, किसी के घर लैंप होगा, लैंप को जलाइए, जलता रहेगा, फिर उसे ढक दीजिए, टाइटली उसे ढक दीजिए। तो टाइटली कवर्ड कर देंगे तो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो बंद हो जाएगी और लैंप बुझ जाएगा। इसीलिए कहा गया कि ऑक्सीजन यूज्ड फॉर बर्निंग फ्यूल्स को जलाने में ऑक्सीजन सहायक होता है। अब समझते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट 0.03% ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो टोटल एटमॉस्फेरिक गैसों में कार्बन की क्वांटिटी केवल 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड की। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस। तो प्लांट के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही आवश्यक है। ये फोटोसिंथेसिस के दौरान, मतलब भोजन बनाने के दौरान इसका यूज कर लेते हैं। इट इज़ आल्सो रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, फ्यूल कोई जलता है, कोई भी ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें जब जलती हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, निकलता है। अब समझते हैं बेटा ओजोन के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन इज़ फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो ओजोन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल एटमॉस्फेयर गैसों का 0.000 मतलब 4 टाइम्स 0.05% पाया जाता है।
इट इज़ एन इफ़िशियंट एब्जॉर्बर ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो जो सन की हार्मफुल रेज आती हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेड आती है, जो अगर अर्थ पे अगर आ जाए तो कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, स्किन कैंसर हो सकता है। ऐसे अल्ट्रा वायलेट रेज को ये जो ओजोन लेयर है अर्थ पर आने से उसे प्रोटेक्ट करता है, हमारी पृथ्वी को जो है कि बचाता है, हमें भी बचाता है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज एक्सट्रीमली हार्मफुल द ह्यूमन बींग्स। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा मात्रा में अगर अर्थ पे आ जाएंगे तो इंसानों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा, बहुत ही नुकसानदायक होगा। ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ डेप्लेटिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है, टूट रही है उसकी लेयर। अभी तो भर गई है, ऐसा न्यूज़ आई है कि अंटार्कटिका पे ओजोन लेयर में डिप्लेशन हुआ था, पर लॉकडाउन की वजह से वो पहले से रिकवर हो चुका है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एन ओजोन होल इन द लेयर। तो साइंटिस्टों ने ये खोजा कि ओजोन लेयर में होल भी हो चुका है, जो मैं बता रहा हूँ अंटार्कटिका पे। 16 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड ओजोन डे। तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं बेटा, वाटर वेपर। वाटर वेपर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड विच फर्दर लेड्स टू प्रेसिपिटेशंस। तो वाटर वेपर की वजह से क्लाउड्स होता है, उसके बाद में प्रेसिपिटेशन होने लगता है, फिर वही क्लाउड से बारिश होती है और फिर पानी हमारे अर्थ पर आता है। वाटर वेपर एक्ट लाइक अ स्पेक्ट्रम इन द स्काई एंड ब्यूटिफाइज आवर एटमॉस्फेयर बाय गिविंग डिफरेंट कलर टू द स्काई एंड इवन फॉर्मिंग अ रेनबो। तो वाटर जो है कि एक स्पेक्ट्रम की तरह काम करता है, मतलब कई कलर उसमें दिखाई देते हैं अगर सन की रेज पड़ती है वाटर पे, तो इसलिए कहा गया स्पेक्ट्रम की तरह काम करता है और स्काई को काफ़ी सुंदर बना देता है। ठीक है, और कभी कभी आप देखेंगे डिफरेंट कलर स्काई में, जैसे कि रेनबो भी दिखाई देता है। अदर गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर आर आर्गन, नियॉन, हीलियम, जिनॉन, मीथेन, क्रिप्टॉन। तो ये भी ऐसी गैसें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट समझते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। The Earth's atmosphere comprises ozone or layer arranged like a spherical shell based upon the altitude and temperature variation। तो ऊंचाई के हिसाब से, ऊंचाई बढ़ने घटने के हिसाब से और टेम्परेचर के घटने बढ़ने के हिसाब से ओजोन जो है, ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में एक स्फेरिकल सेल के रूप में, एक गोलाकार आकृति के रूप में जो है कि बना हुआ है। आप देख सकते हैं, अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे इसमें। These zones do not have defined boundaries but have different characteristics। तो इस लेयर का, इस जोन का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं बताया गया है, कोई बाउंड्री निश्चित नहीं की गई है, लेकिन इसके बहुत सारे गुण हैं ओजोन लेयर के या हमारी एटमॉस्फेयर के। ठीक है, एटमॉस्फेयर का भी कोई फिक्स लेयर नहीं बताया गया कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन एक अनुमान लगाया है साइंटिस्ट ने कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी लेयर हैं, जिसमें से बेटा हम लोग 5 लेयर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रोपोस्फियर पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रेटोस्फियर पढ़ेंगे, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, इन सारे स्फीयर के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। ओके।